मॉर्निंग क्लास 9। आज हम स्टडी करेंगे पेज नंबर 90 पे। हमारे चारों ओर की इस असीमित भिन्नताओं को विकसित होने से लाखों वर्ष का समय लगा। इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास समय का बहुत बड़ा छोटा हिस्सा है। इसलिए इनके बारे में हम एक एक कर विचार नहीं कर सकते। इसकी जगह हम जीवधारियों की समानता का अध्ययन करेंगे, जिससे हम उनको विभिन्न वर्गों में रख सकेंगे। फिर विभिन्न वर्गों और समूहों का अध्ययन करेंगे। जीवन के इन रूपों की विभिन्नताओं का अध्ययन करने के अनुरूप समूह बनाने के क्रम में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं। इसी पर जीवधारियों के मुख्य विस्तृत समूह का निर्धारण निर्भर करेगा। इन समूहों में से छोटे समूहों का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाएगा। वर्गीकरण का आधार क्या है? जीवों के समूह के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से किया जाता रहा है। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल और वायु में रहने के आधार पर किया था। यह जीवन को देखने में बहुत ही सरल किंतु भ्रामक तरीका है। उदाहरण के लिए, समुद्र में रहने वाले जीव जैसे प्रवाल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क, ये कई मायने में एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। इन सभी में एकमात्र समानता इनका आवास है। अध्ययन और विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूह में बांटना ठीक नहीं है। इसलिए हमें अब यह निर्णय करना है कि किन विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर वृहद वर्ग का निर्माण किया गया। इसके बाद हम अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग के उपसमूहों को बांट सकते हैं। नए लक्षणों के आधार पर समूह के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना पड़ेगा। जब हम जीव के किसी विविध समूह के वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि समूह के सदस्यों में क्या क्या समानताएं हैं। इसके आधार पर कुछ को एक साथ रखा जा सकता है। वास्तव में यही इनका लक्षण और व्यवहार होता है। यह कहें कि यही उन जीवों का रूप और कार्य होता है। किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य है। उदाहरण के लिए, हम में से ज़्यादा लोगों को एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, जो एक लक्षण है। इसी तरह हमारे दौड़ने की क्षमता और बरगद के पेड़ के न दौड़ने पाने की क्षमता भी एक लक्षण है। अब हम देखेंगे कि कुछ लक्षणों को कैसे अन्य की तुलना में ज़्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हम विचार करें कि एक पत्थर की दीवार कैसे बनती है। दीवार में प्रयोग में लाए गए पत्थर विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि ऊपर की ओर लगे पत्थरों का आकार प्रकार नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन निचले स्तर के पत्थरों के आकार से उनके ऊपर वाले पत्थरों का आकार अवश्य प्रभावित होता है। यहाँ पर सबसे निचले स्तर पर लगे पत्थर जीवों के उनके लक्षणों के समान हैं, जो जीवों के वृहत्तम वर्ग को निर्धारित करते हैं। ये लक्षण जीव के दूसरे किसी भी संरचनात्मक या क्रियात्मक लक्षण से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन इसके बाद के स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षण पर तो निर्भर करते हैं, बाद के स्तर के प्रारंभ के प्रकार को निर्धारित करते हैं। ठीक इसी तरह हम जीवों के वर्गीकरण के लिए भी परस्पर संबंधी लक्षणों का एक पदानुक्रम बना लेते हैं। आजकल हम जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति से प्रारंभ करके विभिन्न परस्पर संबंधित अभिलक्षणों का दृष्टिगत रखते हैं। आइए हम ऐसे लक्षणों पर गौर करें। एक यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली में घिरे कोशिकांग होते हैं, जिसके कारण कोशिकीय क्रियाएं अलग अलग क्रियाओं की दक्षतापूर्वक होती रहती हैं। यही कारण है कि इन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते। इनकी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भिन्न होती हैं। इसका असर कोशिकीय संरचना के सभी पहलुओं पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिकीय जीव के निर्माण की क्षमता होती है।